नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत है आप सभी का लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि हमने पहले भी ग्राम पंचायत अधिकारी के सिलेबस पे वीडियो बनाया है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 को हम पढ़ रहे थे और पढ़ा रहे थे। तो उसी संबंध में हमने अभी तक उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में क्या क्या पढ़ा है उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, और एक बार जहाँ पिछली वीडियो में हमने छोड़ा था वहीं से आज स्टार्ट करते हैं। चलिए रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हमने क्या क्या पढ़ा था उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 में। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जो 1947 में जब यह अधिनियम बना तो ये 26वें नंबर का अधिनियम था। संयुक्त प्रांत अधिनियम संख्या 26 था 1947 में। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि 5 जून 1947 को उत्तर प्रदेश विधानसभा से पारित हुआ था उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947। उसके बाद विधानसभा से पास होने के बाद 16 सितंबर 1947 को उत्तर प्रदेश के विधान परिषद से पारित हुआ था। उत्तर प्रदेश द्विसदनी व्यवस्था है, इसलिए यहाँ पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो 5 जून को विधानसभा से और 16 सितंबर को विधान परिषद से पारित हुआ। उसके बाद जो भारत का गवर्नर जनरल था उस टाइम, उसने 7 दिसंबर 1947 को गवर्नर जनरल द्वारा स्वीकृति मिलती है इस बिल को। जो भी अधिनियम था उत्तर प्रदेश राज्य पंचायती राज अधिनियम को 7 दिसंबर 1947 को गवर्नर जनरल के द्वारा स्वीकृति मिलती है। उसके बाद जब स्वीकृति मिल जाती है तो 27 दिसंबर 1947 को उत्तर प्रदेश गजट में प्रकाशित किया जाता है और उसी दिन से इस बिल को अधिनियम को लागू कर दिया जाता है। चलिए देखते हैं हमने पिछली वीडियो में इसके अलावा क्या क्या पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था अध्याय 1। अध्याय 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो अध्याय 1 में हमने धारा 1 देखा। धारा 1 में संक्षिप्त नाम क्या है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम। विस्तार कहाँ है, पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश पे, जो भी ग्रामीण क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का उस पे ये अप्लाई होता है और वहाँ लागू होता है। और प्रारंभ कब से हुआ, तो प्रारंभ 27 दिसंबर 1947 से हुआ। धारा 2 में हर चीज के हर जो टर्म इस्तेमाल किए गए हैं इस अधिनियम में उसकी परिभाषा दी गई है। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा किन किन चीजों की है तो देखते हैं। धारा 2 क में न्याय पंचायत की, धारा 2 ख में प्रौढ़ की, प्रौढ़ मतलब एडल्ट की जो परिभाषा दी गई है इस अधिनियम में वो 21 साल है। उसके बाद धारा 2 च में जिला पंचायत की परिभाषा है। धारा 2 छ में ग्राम सभा की, और धारा 2 ज में ग्राम पंचायत की, और धारा 2 ट्रिपल ज में क्षेत्र पंचायत की परिभाषा दी गई है। इसके अलावा हमने पढ़ा अध्याय 2 में हमने क्या क्या देखा, चलिए देखते हैं। धारा 1-2 के बाद धारा 3 देखा हमने। धारा 3 में ग्राम सभाओं की स्थापना एवं संगठन के बारे में बताया गया है, किस प्रकार से ग्राम सभाओं की स्थापना होगी और संगठन कैसे बनेगा। अगर एक से ज्यादा गांव की ग्राम सभा मिलकर एक ग्राम पंचायत बना रहे हैं तो उस ग्राम पंचायत का नाम उस ग्राम सभा के नाम पर होगा जिसकी आबादी दूसरे से ज्यादा है। इसके बाद हमने 4 और 5 खत्म हो चुका है। धारा 5 का देखा। 5 क में ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए अनर्हता मतलब डिस्क्वालीफाई होने के क्या क्या नियम है उसके बारे में देखा। उसके बाद अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, इस सब के बारे में हमने डिटेल से बातें की है उन वीडियो में। धारा 6 देखा। धारा 6 में सदस्यता की समाप्ति थी, किस प्रकार से सदस्यता की समाप्ति हो सकती है। अगर किसी भी निर्वाचन नामावली में आपका नाम नहीं हो तो आपकी सदस्यता की समाप्ति हो सकती है। फिर धारा 6 क्या देखा। 6 क में था अनर्हता संबंधी प्रश्नों का निर्णय कौन करेगा। तो निर्णय कौन कर, राज्य विधानमंडल के द्वारा निर्णय किया जाएगा, वही आखिरी निर्णय होगा। उसके बाद हमने देखा धारा 8 जनसंख्या में परिवर्तन अथवा ग्राम पंचायत के क्षेत्र को नगर पालिका में शामिल करने का प्रभाव। अगर किसी ग्राम सभा के ग्राम पंचायत के क्षेत्र को नगर पालिका में शामिल कर लिया जाता है तो उस क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र से ग्राम पंचायत का अधिकार हट जाता है। तो यहाँ तक हमने देख लिया था, और आज हम धारा 9 देखेंगे। धारा 9 के बाद हम धारा 10 देखेंगे, धारा 9 देखेंगे, धारा 9 क देखेंगे और धारा 10 देखेंगे। आज हम इस तीन धाराओं के बारे में देखेंगे और पढ़ेंगे। चलिए वीडियो में हम बढ़ेंगे आगे और इनको डिटेल में अब देखेंगे। 8 तक हमने पिछली वीडियोज में देख लिया था, 2 वीडियो इसकी पहले बन चुकी हैं, उसमें हमने देखा धारा 8 तक। आज हम धारा 9 का और धारा 10 को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। धारा 9 के बारे में क्या क्या बताया गया है देखते हैं। धारा 9 है
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली। इस धारा का नाम है प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नियमावली। नियमावली में क्या लिखा हुआ है? ग्राम पंचायत के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक नामावली मतलब कि वोटर लिस्ट। इस अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार जो भी नियम है वोटर लिस्ट बनाने का, उसके हिसाब से वोटर लिस्ट बनाया जाएगा। और राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण मतलब राज्य निर्वाचन आयोग जो स्टेट कमीशन है इलेक्शन का लखनऊ में जो स्थित है, उसके अध्यक्षता में, निर्देशन में और नियंत्रण के अधीन तैयार की जाएगी। उसके अधीक्षण में, निदेशन और नियंत्रण में अधीन तैयार की जाएगी। किसके अधीन में? तो राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन होकर ये कार्य किया जाएगा, मतलब वोटर लिस्ट बनाई जाएगी। तो उसमें 9 का जो 1 है सब सेक्शन 1 और उसका सब सेक्शन क, उसमें बात कही जाती है राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो पंचायत का होगा, उसके अध्यक्षता में इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार राज्य में निर्वाचक नामावली के तैयार किए जाने, पुनरीक्षण और शुद्धि का पर्यवेक्षण और उनसे संबंधित समस्त कृत्यों का संपादन करेगा। तो किसके अंडर में काम होगा? काम तो राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्षण में हो रहा है, लेकिन वो एक अधिकारी अपॉइंट करेगा। अधिकारी का क्या नाम होगा? मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंचायत का। उसके अंडर में सारा काम किया जाएगा। पुनरीक्षण और शुद्धि का पर्यवेक्षण और उनसे संबंधित सभी कृत्यों का संपादन कौन करेगा? तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी करेगा। उसके बाद हम देखते हैं 9(1) का ख, निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना, पुनरीक्षण और शुद्धि ऐसे व्यक्तियों द्वारा और ऐसी रीति से की जाएगी जैसा नियत की जाए। राज्य निर्वाचन आयोग जिसको बोलेगा उसके द्वारा ही पुनरीक्षण, शुद्धि और ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा। तो ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अक्सर अपॉइंट किया जाता है इसके लिए। इसके बाद हम देखते हैं अगला 9 का सबसेक्शन 2 है, उपधारा 1 में निर्दिष्ट निर्वाचन नामावली नियत रीति से प्रकाशित की जाएगी। जिस भी डेट को बोला जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कि इतने तारीख तक ये वोटर लिस्ट फला गांव का, फला जिले का बन जाना चाहिए, उसी प्रकार उस डेट पे बन जाएगी। उसके बाद वो प्रकाशित की जाएगी और उस प्रकाशित किए जाने पर वह इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किसी परिवर्धन या परिष्कार के अधीन रहते हुए, मतलब बनाए जाने के बाद भी उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्धन या परिष्कार हो सकता है। इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार तैयार की गई उस प्रादेशिक निर्वाचक क्षेत्र की निर्वाचन नामावली होगी। मतलब जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा वोटर लिस्ट हर गांव का तैयार करवाया जाएगा, उसमें बनने के बाद भी परिवर्तन किया जा सकता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम धारा 9 की ही सबसेक्शन 3 को। इसमें बात की गई है उपधारा 4, 5, 6 और 7 के उपबंधों को अधीन रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति जिसने उस वर्ष की जिसमें निर्वाचक नामावली तैयार या पुनरीक्षित की जाए, जब निर्वाचन आईडी मतलब वोटर आईडी बन रहा है आपके गांव क्षेत्र में, तो उसके उस साल 1 जनवरी को अगर आप 18 वर्ष पूरी कर चुके हैं तो आप ग्राम पंचायत के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी हैं। अगर आप किसी प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में अगर आप निवासी हैं और ग्राम पंचायत 18 साल आपने पूरी कर ली है, ग्राम पंचायत के निवासी हैं कहीं भी उत्तर प्रदेश में, तो उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रीकरण का हकदार होगा। जो भी कोई भी बंदा 18 साल की उम्र से ज्यादा है और वो किसी भी ग्रामीण क्षेत्र मतलब पंचायती क्षेत्र में रहता है और वो मामूली रूप से निवासी है उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र का, तो रजिस्ट्रीकरण के लिए हकदार होगा। वो अपना नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज करा सकता है। स्पष्टीकरण दिया गया है 3 का। 1, किसी व्यक्ति के संबंध में, अब इसमें स्पष्टीकरण क्या दिया जाएगा कि जो निवासी है किस प्रकार से निवासी होगा और किसका किया जाएगा। किसी व्यक्ति के संबंध में केवल इसी कारण कि किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में उसका किसी निवास गृह पर स्वामित्व कब्जा है। अगर वो किसी निर्वाचन क्षेत्र में उसका घर है, उस पर कब्जा है उसका, यह न समझ लिया जाएगा कि वो उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है। इसमें कहा जा रहा है जैसे मेरा जिला मिर्जापुर है, अगर मेरा घर इलाहाबाद में भी है, अगर वहाँ मेरा घर है और मैं वहाँ रह रहा हूँ, तो इसका ये मतलब ना समझ लिया जाए कि वहाँ का मैं मामूली तौर से निवासी हूँ।
क्योंकि निवासी मैं एक जगह का पहले से हूँ, तो वहाँ का भी मुझे निवासी ना समझा जाए। इसके बाद बात करते हैं अपने मामूली निवास स्थान से, जो भी हमारा निवास स्थान है किसी का भी इंडिविजुअल का, अपने आप को अस्थायी रूप से अनुपस्थित रखने वाले व्यक्ति के संबंध में केवल इसी कारण यह न समझा जाएगा कि वहाँ का मामूली तौर से निवासी नहीं रहा। अब जैसे मैंने पहले में बताया एक में कि मैं मिर्जापुर का हूँ और मैं इलाहाबाद में अगर मेरा घर बन जाता है तो ये ना माना जाए कि मैं वहाँ का मामूली निवासी हूँ, वहाँ के ग्राम पंचायत में मेरा नाम न दर्ज किया जाए। लेकिन दूसरे में कहता है अगर मैं इलाहाबाद ही रहने लग जाऊं तो ये ना समझा जाए कि मैं मिर्जापुर का निवासी नहीं हूँ। तो मतलब वाइसी वर्षा। इसके बाद 3 में स्पष्टीकरण है संसद या राज्य के विधान मंडल का सदस्य या कोई सांसद या कोई एमपी एमएलए और एमएलसी ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के संबंध में किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से अनुपस्थित रहने के कारण अपनी पदावधियों के दौरान उस क्षेत्र का मामूली तौर से निवासी होने से परिवर्तित नहीं समझा जाएगा। अगर कोई सांसद है, एमएलए और एमएलसी अगर अपने क्षेत्र में नहीं रहता है तो उसको ये ना समझा जाए कि वो वहाँ का निवासी नहीं है। 4 में बात है यह भी निश्चय करने के लिए कि किन व्यक्तियों को किसी सुसंगत समय पर किसी विशिष्ट क्षेत्र का मामूली तौर से निवासी समझा जाए या ना समझा जाए, किन्हीं अन्य तथ्यों पर जिन्हें नियत किया जाए वो विचार किया जाएगा। अगर कहीं मामला ऐसा फंस जाता है विशिष्ट क्षेत्र का कौन कहाँ का निवासी है, तो इन तथ्यों पर विचार किया जाएगा और इस विचार को कौन करेगा, तो सबसे पहले इसका जवाब होगा राज्य निर्वाचन आयोग, जो उस पर विचार करेगा कौन कहाँ का निवासी है। 5 में है यदि किसी मामले में यह प्रश्न उठे कि किसी सुसंगत समय पर कोई व्यक्ति मामूली तौर से कहाँ का निवासी है, यदि किसी मामले में यह प्रश्न उठे कि किसी सुसंगत समय पर कोई व्यक्ति मामूली तौर से कहाँ का निवासी है, तो उस प्रश्न का अवधारण मामले के सभी तथ्यों के निर्देश में किया जाएगा। मतलब जैसे 4 में था वैसे 5 में पूरी जानकारी ली जाएगी और फैसला लिया जाएगा कौन पहले कहाँ का निवासी था, कब से कहाँ रह रहा है, उस प्रकार उस निवासी कहाँ का निवासी है उसी तरह से पता करा जा सकता है। अब हम 9 के सबसेक्शन 4 को देखेंगे। 3 को देखा कि कौन कहाँ का निवासी है, कैसे निवासी माना जाएगा। अब 4 को देखते हैं। कोई व्यक्ति किसी निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए अनर्ह होगा यदि वह, अनर्ह मतलब डिस्क्वालीफाई होगा, वो अपने आप को रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकता किसी भी वोटर लिस्ट में अगर वो भारत का नागरिक ना हो। अगर वो भारत का नागरिक नहीं है तो भारत की किसी भी निर्वाचक नामावली में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकता है। विकृत चित्र हो मतलब पागल हो और उसकी ऐसा होने की किसी सक्षम न्यायालय की घोषणा विद्यमान हो, अगर किसी न्यायालय ने उसे पागल घोषित कर दिया है, विकृत चित्र मतलब हाफ माइंड कर दिया है, तो किसी भी रजिस्ट्रेशन निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रेशन के हकदार नहीं होगा। ग में बात करते हैं निर्वाचनों संबंधी भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराधों से संबंधित किसी विधि के उपबंध के अधीन मत देने के लिए तत्सम अनर्ह हो, या निर्वाचन संबंधी भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराध, कोई भी अपराध है तो उसके किसी मतलब कानून के उपबंध के अधीन मत देने के लिए वो अनर्ह हो मतलब डिस्क्वालीफाई होगा। उसको निर्वाचन आयोग ने डिस्क्वालीफाई कर रखा है तो उस गांव में उस प्रदेश में वोट नहीं दे सकता है। बात करते हैं 9 के सबसेक्शन 5 की। जो व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के पश्चात उपधारा 4 के अधीन अनर्ह हो, मतलब इस वाले उपधारा के अकॉर्डिंग अनर्ह हो, उसका नाम उस निर्वाचन नामावली से तत्काल काट दिया जाएगा जिसमें वह दर्ज है। अगर वो भारत का नागरिक न हो, विकृत चित्र हो या निर्वाचन का कोई मामला भ्रष्टाचार का मामला हो उसके ऊपर, तो अगर वो वोट देने के काबिल है ही नहीं, अगर कहीं उसका नाम ऐसा है भी, जैसे मैं भारत का नागरिक पहले था लेकिन अब नहीं हूँ, अगर मेरा नाम किसी भी गांव में मेरा था तो तुरंत से तुरंत 5 में बात कही गई कि तुरंत के तुरंत उस निर्वाचन नामावली से तत्काल काट दिया जाएगा। बात करते हैं इसके बाद प्रतिबंध यह है 5 में कि ऐसे व्यक्ति के नाम को जो किसी अनर्हता के कारण निर्वाचक नामावली से काट दिया गया हो, अगर नाम काट दिया गया है तो उस नामावली में तत्काल फिर से रख दिया जाएगा यदि ऐसी अनर्हता उस अवधि के दौरान जिसमें ऐसी नामावली पवित्र रहती है किसी ऐसी विधि के अधीन हटा दी गई है जो ऐसे हटाना प्रतिकृत करती है। अगर कोई ऐसा मामला आ जाता है कि उसका नाम नहीं हटना चाहिए तो उसका नाम फिर से निर्वाचन नामावली में लिख दिया जाएगा।
बात करते हैं सबसेक्शन 6 की, तो कोई व्यक्ति एक से अधिक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाची नामावली में या एक ही प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में से एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकरण का हकदार नहीं होगा। ऐसे समझे, कोई भी अगर यूपी का निवासी है तो दिल्ली में भी अपना निर्वाचन आईडी, वोटर आईडी नहीं बनवा सकता है। यह नियमों के विरुद्ध है, यह नियमों के विरुद्ध है। अब उस दूसरे प्रदेश में नहीं, अपने ही राज्य के दूसरे जिला या कहीं अपने जिला के दूसरे गांव में भी रहता है तो वहां भी मतलब उसको दो वोटर आईडी दो जगह का बनवाने का हकदार नहीं है। यह कानून के विरुद्ध है, उस पर कार्रवाई हो सकती है। बात करते हैं सबसेक्शन 7 की, तो कोई व्यक्ति किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रीकरण का हकदार नहीं होगा यदि उसका नाम किसी नगर, म्यूनिसिपैलिटी या छावनी से संबंधित निर्वाचक नामावली में दर्ज हो, जब तक कि वह प्रदर्शित न करे कि उसका नाम ऐसी निर्वाचक नामावली से काट दिया गया है। अब बात की जा रही है 7 की। 7 में बात की जा रही है अगर किसी इंसान की, आदमी की, औरत की, अगर उसका नाम किसी नगर मतलब नगर पंचायत में, शहरी इलाके में, म्यूनिसिपैलिटी नगर पालिका इलाके में या कैंटोनमेंट में अगर उसका उस निर्वाचन नामावली में नाम दर्ज है तो गांव के पंचायत क्षेत्र के किसी भी निर्वाचक नामावली में अपना नाम नहीं दर्ज करा सकता। अगर दर्ज कराएगा भी तो उसे जहां पर भी उसका नाम है किसी नगर, म्यूनिसिपैलिटी या छावनी में, तो वहां का प्रूफ ला के दिखाएगा कि मेरा वहां से नाम काट दिया गया है और मेरा नाम इस निर्वाचक नामावली, प्रादेशिक निर्वाचन नामावली में डाला जाए पंचायत क्षेत्र की। अब बात करते हैं सबसेक्शन 8 की, जहां निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का चाहे उसको दिए गए किसी आवेदन पत्र पर या स्व प्रेरणा से ऐसी जांच जिसमें वह उचित समझे करने के पश्चात यह समाधान हो जाए कि निर्वाचन नामावली की कोई प्रविष्टि सुधारी या निष्कासित की जानी चाहिए या रजिस्ट्रीकरण के हकदार किसी व्यक्ति का नाम निर्वाचन नामावली में परिवर्तित किया जाना चाहिए, वह इस अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियमों और आदेश के अधीन किसी प्रविष्टि या यथास्थिति सुधार, नुकसान या परिवर्तन करेगा। जैसे आपको अगर अपने वोटर आईडी में किसी प्रकार का चेंजेस कराना है, नाम में, सरनेम में या पिता के नाम में या सरनेम में या उम्र में, तो उसको आपको जो वहाँ का इलाके का निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी होगा उसको लिखना पड़ेगा और उसका अंतिम फैसला होगा कि वो यथाशक्ति सुधार, निष्कासन या परिवर्तन करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन इसमें प्रतिबंध यह है कि ऐसा कोई सुधार, निष्कासन या परिवर्तन ग्राम पंचायत के किसी निर्वाचन के लिए नामांकन देने के अंतिम दिनांक के पश्चात और उस निर्वाचन के पूर्ण होने से पूर्व नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप कोई चेंजेस कराना चाहते हैं अपने वोटर आईडी में तो ऐसा कोई सुधार, अगर अगर नामांकन हो रहा है किसी ग्राम पंचायत के चुनाव का तो उसके अंतिम दिनांक के पश्चात नहीं होगा। अगर नामांकन की तारीख 20 सितंबर थी तो 20 सितंबर के बाद कोई चेंज आपके वोटर आईडी में नहीं किया जाएगा और उस निर्वाचन के पूर्ण होने के पूर्व नहीं किया जाएगा। मतलब नामांकन के बाद और जब निर्वाचन खत्म हो जाएगा, चुनाव खत्म हो जाएगा, तभी कराया जा सकता है। अग्रेतर प्रतिबंध है, इसी केस में एक और प्रतिबंध है कि किसी व्यक्ति से संबंधित प्रविष्टि का ऐसा कोई सुधार या निष्कासन जो उसके हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो, उसे उसके विरुद्ध प्रस्तावित कार्रवाई के संबंध में सुनवाई का समुचित अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा। तो मतलब अगर इसमें कहा गया है अगर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा हो उसके, मतलब इस चेंज पे अगर हम चेंज नहीं कर रहे हैं तो उसको एक बार प्रस्तावित कार्रवाई के संबंध में सुनवाई का समुचित अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा, मतलब उसे समुचित अवसर दिया जाएगा। बात करते हैं सबसेक्शन 9 की, तो राज्य निर्वाचन आयोग यदि वह सामान्य या उप निर्वाचन के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक समझे, किसी ग्राम पंचायत के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली का ऐसा रीति से जिसे वह उचित समझे विशेष पुनरीक्षण करने का निर्देश दे सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग वही वोटर लिस्ट को तैयार करवा रहा है और उसकी पूरी मतलब जिम्मेदारी है, उस पर वो कुछ भी करा सकता है, उसका उत्तरदायित्व है। अगर वो विशेष पुनरीक्षण कराना चाहता है किसी भी क्षेत्र के निर्वाचन नामावली का तो आसानी से करा सकता है, राज्य निर्वाचन आयोग आसानी से करा सकता है। लेकिन प्रतिबंध यह है कि अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचन नामावली जैसे कि वह कोई ऐसा निर्देश किए जाने के समय पवित्र बनी रहेगी जब तक उस प्रकार निर्देशित विशेष पुनरीक्षण पूरा न हो जाए। प्रतिबंध यह है
कि अगर विशेष पुनरीक्षण जांच चल रही है वोटर लिस्ट की, तो ऐसे समय पर कोई अन्य काम उस एरिया के निर्वाचन नामावली में नहीं हो सकता है। बात करते हैं धारा 9 के सब सेक्शन 10 की, तो जहां तक कि इस अधिनियम या नियमों द्वारा उपमन न किया गया हो, राज्य निर्वाचन आयोग आदेश द्वारा निर्वाचक नामावली से संबंधित निम्नलिखित विषयों के संबंध में उपबंध बना सकता है। तब कौन कौन सा उपबंध बना सकता है देखते हैं। इस अधिनियम के अधीन तैयार की गई निर्वाचक नामावली के पवित्र होने के दिनांक को उसके परिवर्तन की अवधि को बदल सकते हैं। उसके बाद निर्वाचक नामावली से संबंध निर्वाचक के आवेदन पत्र पर किसी वर्तमान प्रविष्टि की शुद्धि कर सकते हैं। एड्रेस, सरनेम कुछ बदलवाना हो तो वो भी कर सकते हैं। निर्वाचक नामावलियों में लिपि या मुद्रण संबंधित त्रुटियों की शुद्धि भी कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा अपने गांव के वोटर लिस्ट में आपका नाम कुछ और है, उसमें कुछ उल्टा मतलब अ की जगह पे आ छप जाता है, क की जगह पे का छप जाता है। उसी प्रकार घ में कहा गया है निर्वाचन नामावली में किसी ऐसे व्यक्ति का नाम सम्मिलित करना जिसका नाम प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित क्षेत्र की विधानसभा निर्वाचक नामावली में सम्मिलित हो, किंतु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित न हो, या जिसका नाम किसी अन्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचन नामावली से में गलती सम्मिलित किया गया हो। मतलब किसी का नाम जो विधानसभा चुनाव होता है उसमें नाम है और पंचायत वाले में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसका नाम दोनों में किया जा सकता है। जिसका नाम इस प्रकार की विधानसभा निर्वाचन नामावली में सम्मिलित न हो, किंतु जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचन नामावली रजिस्ट्री के लिए अनर्थ अहर हो। जिसका नाम इस प्रकार विधानसभा निर्वाचन में सम्मिलित न हो और नीचे उसका जो डिस्क्वालीफाई हो, उसका मतलब प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में भी उसका नाम नहीं आ सकता, तो उस केस में क्या किया जाएगा, तो उसको भी बदला जा सकता है। फिर बात करते हैं अंग में निर्वाचक नामावली की अभिरक्षा और उनका परीक्षण। नाम सम्मिलित करने या हटाने के लिए आवेदन पत्र पर देय फीस ले सकते हैं। वो निर्वाचन नामावली तैयार और प्रकाशित करने से संबंधित सामान्यतः सभी विषय, ये सब इनका अधिकार है और ये कर सकते हैं। आदेश द्वारा निर्वाचक नामावली से संबंधित निम्नलिखित विषयों के संबंध में उपबंध बना सकता है। तो इन विषयों पर राज्य निर्वाचन आयोग आसानी से कोई भी नया उपबंध बना सकता है। इसके बाद सेक्शन धारा 9 के सब सेक्शन 11 की बात करें, पूर्वगामी उपधाराओं में दी गई किसी बात के होते हुए भी राज्य निर्वाचन आयोग किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने के प्रयोजनों के लिए तत्समय पवित्र लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अधीन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए तैयार की गई निर्वाचक नामावली को अपना सकता है, जहां तक उसका संबंध उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के क्षेत्र से हो। अब इसमें एक प्रतिबंध है, इसको देखते हैं। प्रतिबंध यह है कि ऐसे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन के अंतिम दिनांक के पश्चात और उस निर्वाचन के पूरा होने के पूर्व किसी संशोधन, परिवर्तन या शुद्धि को सम्मिलित नहीं किया जा सकेगा। अगर वो काम हो रहा है तो पहले भी बताया गया, कोई भी उस समय शुद्धि, संशोधन, परिवर्तन नहीं किया जा सकता। बात करते हैं सब सेक्शन 12 की, तो किसी सिविल न्यायालय को निम्नलिखित की अधिकारता न होगी। कोई भी लोअर कोर्ट है उस जिले का, तो किस किस चीजों की अधिकारता उसकी नहीं है, इस पे बात करते हैं। इस प्रश्न को ग्रहण करना या उस पर निर्णय देना कि कोई व्यक्ति किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए हकदार है या नहीं, ये न्यायालय का मामला नहीं है, सीधा सीधा राज्य निर्वाचन आयोग का मामला है और इसको राज्य निर्वाचन आयोग ही देखेगा। ये सिविल न्यायालय का मामला नहीं है। बात करते हैं 12 के सबसेक्शन ख की, तो निर्वाचक नामावली के तैयार करने और प्रकाशन के संबंध में न राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन की गई किसी कार्रवाई या इस निमित्त नियुक्त किए गए किसी प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा किए गए किसी भी विनिश्चय की वैधता पर आपत्ति करना यह न्यायालय का काम नहीं है। सारा मामला राज्य निर्वाचन आयोग का है। अगर राज्य निर्वाचन आयोग के खिलाफ अगर कोई जाता है तो इसका मामला राज्य विधानमंडल करेगा। ये बिल्कुल भी सिविल न्यायालय लोअर कोर्ट का मामला नहीं है। अब बात करते हैं, हमने पूरे देख लिया, निर्वाचन नामावली वाला मामला देख लिया, धारा 9 देखा, धारा 9 के 12 सब सेक्शन देखे हमने। इसमें सारा निर्वाचक नामावली के बारे में बताया गया था, कौन कैसे किस गांव का निवासी होगा और कहाँ कहाँ उसका नाम हो सकता है, नहीं हो सकता, और कौन कौन से नए उपबंध बनाया जा सकता है, और किसी सिविल न्यायालय को किस क्षेत्र की अधिकारता नहीं होगी, इसमें हमने बात कर लिया।
अब हम धारा 9 के क सबसेक्शन क में बात करेंगे मत देने इत्यादि का अधिकार। मत मतलब होता है वोट, वोट देने इत्यादि का अधिकार 9 क में बात हुई है इसकी। इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन 9 का कि इस अधिनियम मतलब पंचायती राज अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम किसी ग्राम पंचायत के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचन नामावली में तत्सम सम्मिलित हो, उस ग्राम पंचायत या संबंधित ग्राम पंचायत में किसी निर्वाचन में मत देने का हकदार होगा, उसमें किसी पद पर निर्वाचन, नाम निर्देशन या नियुक्त किए जाने के लिए पात्र होगा। मतलब अगर उसका कहीं भी वोटर लिस्ट में नाम है तो उस गांव में वोट देने के लिए हकदार है और किसी पद पर निर्वाचन, नाम निर्देशन या नियुक्त किए जाने के लिए भी पात्र होगा। मतलब उस गांव में वो चुनाव भी लड़ सकता है अगर उसका वोटर लिस्ट में नाम है तो। अगर किसी बंदे का वोटर लिस्ट में नाम नहीं होता है और उसका पूरी तैयारी हो चुकी चुनाव लड़ने की, फिर भी वो चुनाव नहीं लड़ सकता है और निर्वाचन, नाम निर्देशन या नियुक्ति की जाने के लिए पात्र होगा। इसमें प्रतिबंध यह है कि चुनाव लड़ने का जो मामला है वो 21 साल है पंचायत में, तो 18, 19, 20 साल वाला अगर उसका नाम है वोट तो दे सकता है लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकता। यही प्रतिबंध यह है कि कोई व्यक्ति जिसकी 21 वर्ष की आयु पूरी न हुई हो किसी ग्राम पंचायत के सदस्य या पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित होने के लिए अहर नहीं होगा, मतलब कि वो क्वालिफाई नहीं होगा, उसे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। और आज की वीडियो के हम लास्ट सेक्शन देखते हैं, धारा देखते हैं। धारा 10 है ग्राम सभा स्थापित करने और ग्राम पंचायत के कार्यकरण में उत्पन्न होने वाली कठिनाई का दूर किया जाना। वो किस प्रकार से कठिनाई दूर होगी, ग्राम सभा के स्थापित करने में अगर कोई दिक्कत आती है तो किस प्रकार से सॉल्विंग किया जाएगा, ये हमें धारा 10 सेक्शन 10 में बताया गया है। चलिए देखते हैं। यदि किसी ग्राम सभा की स्थापित करने में या किसी ग्राम पंचायत के कार्यकरण में इस अधिनियम के किसी उपबंध की या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के निर्वचन मतलब इंटरप्रिटेशन मतलब उसको लागू करने या अथवा ऐसे निर्वचन से या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाली किसी विषय या किसी ऐसे विषय के संबंध में जिसके लिए अधिनियम की व्यवस्था ना हो, अधिनियम लॉ सबसेक्शन सेक्शन नहीं बनाया गया हो, तो कैसे लागू होगा। तो चलिए देखते हैं, यही मामला है इसका। तो कोई विवाद या कठिनाई उत्पन्न हो तो उसे राज्य सरकार को अभिदिष्ट किया जाएगा, मतलब भेजा जाएगा, जिसका उस पर दिया गया निर्णय अंतिम और निश्चायक होगा, कंक्लूसिव होगा। राज्य कौन करेगा? राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल करेगा। उसका जो भी फैसला होगा, इस केस में राज्य निर्वाचन आयोग नहीं, डायरेक्ट इस केस को राज्य सरकार द्वारा भेजा जाएगा और वो कोई भी नया अधिनियम संशोधित करके बना देगा और उसका निर्णय अंतिम और निश्चायक होगा। तो वीडियो को हम यहीं पर खत्म करेंगे और अगले वीडियो में हम अध्याय 3 को पढ़ेंगे, ग्राम सभा की बैठकें और किस प्रकार की जाती हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ग्राम पंचायत अधिकारी के जितने भी आपके दोस्त तैयारी कर रहे हो उनको ये वीडियो जरूर सेंड करना। धन्यवाद दोस्तों।